दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम चैप्टर 4 की बात करने वाले हैं। NCERT क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का अध्ययन कर लिया है और वह सभी के सभी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके NCERT के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और फ़िलहाल जो थर्ड चैप्टर है हमारा, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा था वह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में था मुख्य रूप से, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में था। और यह जो थर्ड चैप्टर था हमने उसे 2 भाग में बनाया था क्योंकि वह काफ़ी बड़ा चैप्टर था, क्योंकि उसे विस्तृत रूप से समझना आवश्यक था। बिना समझे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में समझ नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी जटिल अध्याय के रूप में उसे माना जाता है भूगोल के अंतर्गत। इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में बनाया था ताकि आप विस्तृत रूप से उसे जान सकें। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि यदि आप उन 2 भागों को देख लेंगे तो गारंटी मैं देता हूं कि आप का जो भी कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, जो भी समस्या है, वह सभी के सभी दूर हो जाएंगी। आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर 4 है वह है मानचित्र। मानचित्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मानचित्र के विभिन्न प्रकारों के बारे में या फिर उसके प्रमुख घटकों के बारे में और ऋण प्रतीक के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र का जो इंग्लिश होता है आप लोग समझते ही हैं कि वो मैप होता है। और इसके पहले हमने पढ़ा पूरे पृथ्वी के बारे में और हमने बात किया था ग्लोब के बारे में। और हम ये जानते हैं कि ग्लोब जो है हमें सहायक होती है, यदि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहते हैं। अब बहुत बारीक चीज़ों को नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे यहाँ पे प्रदेश मौजूद है, बहुत सारे देश मौजूद हैं, तो उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे यदि हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव के बारे में, या फिर उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रेखाओं का किस प्रकार से उसमें बंटवारा किया गया है, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पे, उसके बारे में अध्ययन करना हो, या फिर किसी देश की स्थिति कहाँ पे है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पे, उसके बारे में यदि हमें जानना है, या फिर महाद्वीपों के बारे में थोड़ा बहुत यदि अध्ययन करना है, या फिर महासागरों के बारे में अध्ययन करना है, तो हम ग्लोब के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आप कुछ जानना चाहते हैं किसी स्थान के बारे में, यानी कि ग्लोब के किसी छोटे हिस्से के बारे में, या किसी प्रदेश के बारे में, या फिर किसी राष्ट्र के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो ग्लोब उसके लिए सहायक नहीं होता है। क्योंकि ग्लोब जो होता है वो उतना डिटेल जानकारी हमें नहीं दे पाता है, क्योंकि उतने छोटे स्तर पे, उतने छोटे जो ग्लोब होते हैं उसमें बहुत सारे डिटेल दे पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्र सामान्य तौर पे जो ग्लोब होता है हमारा, जो हमारी पृथ्वी है, उसके छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग भागों में बांटकर 2D यानी कि द्विमीय चित्र जो बनाया जाता है उसे ही मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के विशेष स्थानों के बारे में हम जानकारी हासिल करने का कार्य करते हैं। तो मानचित्र यही होता है कि मानचित्र के माध्यम से हम किसी भी स्थान के उस छोटे छोटे डिटेल को, कि किस स्थान पे कहाँ पहाड़ी है, या फिर कहाँ से नदी बह रही है, या फिर कोई राज्य कहाँ तक सीमित है, इस सभी चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो मानचित्र के माध्यम से ही करते हैं। अब देखिए, मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सामान्य तौर पे यदि देखा जाए तो मानचित्र, एक मानचित्र के माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक मानचित्र यहाँ पे टांग दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके मानचित्र के बारे में। ये हमारे पास एक मानचित्र है और हम बात कर रहे थे मानचित्र के प्रकार में। अब देखिए, किसी एक विशेष स्थान पे, या फिर किसी एक विशेष राज्य, या फिर किसी एक विशेष देश में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। यानी कि यदि हम बात करें तो इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कहीं कल कारखाने हैं, तो कहीं नदियां हैं, कहीं सड़कें हैं, कहीं पहाड़े हैं, और कहीं राज्य बटे हुए हैं, राज्यों की सीमाएं हैं।
इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो किसी एक मैप के माध्यम से ऐसा कर पाना मुश्किल है। किसी एक मैप में कितनी डिटेल दी जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा अगर डिटेल दे दिया जाए तो पूरा का पूरा मैप भर जाएगा। इसीलिए विभिन्न प्रकार के मैप तैयार किए गए हैं, यानी कि अध्ययन के सहूलियत को देखते हुए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे मानचित्र के प्रकार बताए गए हैं, जो कि भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है और थीमेटिक मानचित्र है। अब तो ये हो गया मानचित्र के प्रकार। अब हम इसे समझ भी लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, या फिर इस विशेष मानचित्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले यदि बात करें यहाँ भौतिक मानचित्र की, तो भौतिक मानचित्र में सामान्य तौर पे प्राकृतिक स्थितियों को दर्शाया जाता है, यानी कि किसी विशेष स्थान पे कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं, तो उसे दर्शाने के लिए जिस मैप का प्रयोग किया जाता है वही जो होता है हम लोग का भौतिक मानचित्र होता है। सामान्य तौर पे यहाँ पे जो मैप टांगा गया है वह भौतिक मानचित्र नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक मानचित्र है। यहाँ पे हर मैप में लिखा रहता है, यदि कोई भी आप स्टैंडर्ड मैप लेंगे तो यदि उसमें सभी मानक तय किए गए हैं मैप में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नवीन राजनीतिक मानचित्र, यानी कि भारत का यह एक राजनीतिक मानचित्र है। यदि यह इसी प्रकार का एक और मैप मिलेगा जो कि भौतिक मानचित्र के संदर्भ में होता है, और उस मानचित्र को आप देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्थानों के बारे में आप लोग को जानकारी मिलेगी। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा जो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे हिमालय की श्रेणियाँ बनाई गई हैं, किस प्रकार से पर्वतों का यहाँ पे बनाया गया है। एक अलग ही प्रकार का मैप आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे राजस्थान को भी एक अलग तरह से दिखाया जाएगा, यहाँ पे पठारी क्षेत्र को एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को, और जहाँ जहाँ पे नदियाँ मौजूद हैं भारत में, यहाँ पे देखिए बहुत हल्की हल्की नदियों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें विस्तृत जानकारी आप लोग को जो कि भौतिक मानचित्र होगा उसमें आप लोग को प्राप्त होगा। यानी कि पठारों के बारे में, झरनों के बारे में, या फिर कोई भी किसी भी स्थान पे, किसी भी विशेष देश में, ये तो केवल भारत का मानचित्र है, कोई भी देश उठा लीजिए तो उस देश के बारे में जो भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र या फिर अंग्रेजी में हम फिजिकल मैप कहते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मानचित्र है वह एक राजनीतिक मानचित्र है, और राजनीतिक मानचित्र इस प्रकार का मानचित्र होता है जिसमें सामान्य तौर पे देशों के सीमाओं को या फिर राज्यों के या फिर जिलों के सीमाओं को बांटा गया रहता है। यानी कि इसमें आप पहाड़ी या फिर नदियाँ या फिर झरने या फिर जो पठारी क्षेत्र है यह सब नहीं देखेंगे, जंगल के क्षेत्र नहीं देखेंगे, बल्कि आप इसमें सामान्य तौर पे केवल सीमा रेखाओं को विशेष तौर पे आप देख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से देख सकते हैं और इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा राज्य स्थित है, या फिर किसकी सीमाएं कितनी हैं, या फिर कितनी किलोमीटर है, या फिर सभी प्रकार के सीमाओं के बारे में इसमें जानकारी हमें प्राप्त होता है, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद एक और मानचित्र आता है जो कि थीमेटिक मानचित्र आता है। अब ये तो सामान्य तौर पे यदि मेन मानचित्र के बारे में बात किया जाए तो राजनीतिक मानचित्र हो गया, फिर भौतिक मानचित्र हो गया, और जिसके बारे में मैंने बताया कि भौतिक मानचित्र में सामान्य तौर पे जो प्राकृतिक संसाधन या फिर प्राकृतिक स्रोत किसी स्थान पे मौजूद होते हैं उसे प्रदर्शित किया जाता है। और राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत विशेष प्रकार के जो राज्य वहाँ पे होते हैं, राज्यों के सीमाओं को, राष्ट्र की सीमाओं को सही सही वहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब जैसे कि यदि मैं पूछूं कि इसमें भारत में इस मैप में रेलवे लाइंस के बारे में यदि हम पूछें कि भारत में रेलवे लाइंस किस प्रकार से गई हुई हैं, या फिर हम किसी विशेष प्रदेश के बारे में या फिर उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में यह दिखाइए कि इस उत्तर प्रदेश के मैप में, इस मानचित्र में उत्तर प्रदेश के जो सरकारी बसें हैं, जो डिपो चलती हैं, वह किस किस रूट से होकर गुजरती हैं, उस रूट को प्रदर्शित कीजिए। या फिर मैं ये पूछूं कि भारत में वर्षा वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर यदि मैं ये पूछूं कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से कुछ
खनिज पदार्थ जो हैं भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के बारे में यदि आपको जानकारी हासिल करनी है, या फिर किसी भी तौर पे यदि किसी मैप में कुछ विशेष जानकारी आपको प्रदान होती है, तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं वह थीमेटिक मानचित्र होते हैं। उसी आधार पे उस मानचित्र का नाम रखा जाता है। यदि हम ये पूछ लें कि भारत में वर्षा किस किस स्थान पे कैसे कैसे होता है, यानी कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है, कहाँ पे कम होता है, तो उस हिसाब से इस मानचित्र को बनाया जाएगा। तो उस प्रकार के मानचित्र को हम वर्षा मानचित्र कह सकते हैं। नदी मानचित्र में मुख्य रूप से केवल नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यदि हम कारखाना मानचित्र देखें तो आपको भारत में कहाँ कहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। यदि हम बात करें कि कोयले के खान कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, तो कोयले के खान के लिए एक विशेष मानचित्र आप बना सकते हैं। और यह सभी के सभी जो मानचित्र होंगे वो थीमेटिक मानचित्र के ही हिस्से होंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन तीनों प्रकार के मानचित्र को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मानचित्र के घटक को। मानचित्र यदि हम सामान्य तौर पे यदि मानचित्र ऐसे ही बना के छोड़ दें, आप या हम या फिर कोई भी बना के छोड़ दे, तो उससे उसका अध्ययन करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। और इसीलिए मानचित्रों के कुछ घटक होने आवश्यक हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें मानचित्र में दर्शानी आवश्यक है जिसके कारण मानचित्र को यदि कोई तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है या फिर वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जब वो मानचित्र तैयार किया जा रहा है और 2 साल बाद 3 साल बाद या फिर कभी भी बाद में वो आके मानचित्र देखे, तो इन घटकों के माध्यम से वह मानचित्र को सही सही ढंग से समझ सकता है। इसीलिए ये जो मानचित्र के जो तीनों घटक हैं वो होने आवश्यक हैं, ताकि मैप को अच्छे अच्छे ढंग से समझा जा सके। और सामान्य तौर पे जो भी स्टैंडर्ड मैप यदि आप उठाएंगे, कोई भी यदि मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसमें इन तीनों प्रकार के घटकों की जानकारी आप लोग को दी गई रहेगी। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। मैप में यदि आप कोई मैप बनाते हैं तो वहाँ पे दूरी दर्शाना आप लोग को आवश्यक है, यानी कि दूरी का जो अनुपात, सामान्य तौर पे दूरी का मतलब ये हो गया कि अब देखिए भारत इतना बड़ा तो है नहीं। भारत यदि हम देश बात करें वास्तविक रूप से, तो भारत बहुत बड़ा देश है। अब उसी के अनुपात में इसे छोटा करके एक छोटे से पेज पे इसे प्रदर्शित कर दिया गया है। तो ये जो प्रदर्शन किया गया है, तो किस अनुपात में इसको घटा के इस स्तर पे लाया गया है, उसी अनुपात के बारे में हमें पैमाने से या फिर दूरी से जानकारी मिलती है। और प्रत्येक मानचित्र में जो भी स्टैंडर्ड मानचित्र होगा, आपको एक पैमाना जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पैमाना, यहाँ पे काली रेखा खींची हुई है और इस पैमाने में बताया जाएगा कि इसका अनुपात क्या है। यदि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया है 1:62 यहाँ पे बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मानचित्र की जो यदि दूरी की बात करें, तो इस मानचित्र में जो है वह 1 सेंटीमीटर में 68 किलोमीटर प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यदि आप किसी स्थान को यहाँ पे यदि इंच पटरी आप ले लें और किसी भी स्थान को यदि आप माप के देखें, और जब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पूरा हो जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यही इतनी दूरी जो मैप में है वह 68 किलोमीटर के बराबर है। आप 2 सेंटीमीटर के को यदि मापते हैं तो 68 के साथ 2 का गुणा कर देंगे, तो वो जो दूरी आएगी वही वास्तविक दूरी इस मैप में होगी। अब इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप मानचित्र में दूरी का पता लगा सकें। और सामान्य तौर पे यदि आप दूरियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आप जो मानचित्र बनाएं, आप सामान्य तौर पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से जो हमारा बिहार है छोटा है। जो वास्तविक स्थिति है वह यही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों से हमारा जो बिहार है वह छोटा है। लेकिन यदि आप सही मानचित्र का प्रयोग नहीं करते हैं और यदि आप सही पैमाने का, सही दूरी का इसमें नहीं प्रदर्शन करते हैं, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और ये जो मध्य प्रदेश है, इससे बड़ा आप जो है बिहार को बना दें। बिहार का जो क्षेत्र है वह ज़्यादा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का छोटा हो जाएगा, गोवा जो छोटा सा राज्य है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए इस पैमाने का प्रयोग करना और इस पैमाने को मानचित्र में ऊपर की ओर यहाँ पे इंगित भी कर देना कि जो इस मानचित्र का अध्ययन करे उसके लिए सहूलियत हो सके कि वह ये पता लगा सके यदि भारत का यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, या फिर किसी प्रदेश का इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितनी है, या फिर किसी 2 स्थानों के, किसी विशेष 2 शहरों के बीच की दूरी क्या है।
तो वह सेंटीमीटर पैमाने से ही नाप के उसे किलोमीटर में परिवर्तित कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 68 किलोमीटर, यह तो ये जो पैमाना दिया हुआ है वह इस विशेष मानचित्र के बारे में बताया गया है। यदि यही मानचित्र और बड़ा कर दिया जाए, तो इसमें जो पैमाना होगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, उसमें 1 सेंटीमीटर का जो मान रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, मानचित्र में इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। तो सबसे पहला जो घटक है दूरी, यह आपके एक स्टैंडर्ड मानचित्र में होना आवश्यक है ताकि अध्ययन करने वाले लोग इसे समझ सकें। दूसरी जो जरूरी घटक होते हैं किसी मानचित्र के लिए होता है दिशा। दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी, अब हो सकता है कि आप इसमें बता दें कि इस मानचित्र में, इस भारत के मानचित्र में उत्तर क्या है, पूरब कौन सा है, पश्चिम क्या है, दक्षिण कौन सा है, आप बता सकते हैं यदि आप पहले अध्ययन किए हों। लेकिन कोई ऐसा छात्र जो पहली बार इस मानचित्र का अध्ययन करना चाहता है, या फिर इस भारत के मानचित्र के स्थान पे कोई ऐसा मानचित्र हो जिसे वह पहली बार देख रहा है, किसी स्थान का मानचित्र हो जिसे वह पहली बार देख रहा है, तो हो सकता है कि वह समझ ही ना पाए कि उसमें दिशा क्या है, यानी कि कौन सी दिशा किस ओर है। तो इस दिशा के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रत्येक मानचित्र पे दिशा का ज्ञान कराना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड मानचित्र में यहाँ पे दिशा का ज्ञान कराया गया है, और यहाँ पे ऊपर की ओर उत्तर प्रदर्शित किया गया है, नीचे की ओर दक्षिण है, दाहिने साइड में आप लोग को पूरब मिलेगा और इधर आप लोग को पश्चिम मिलेगा। अब यदि आप पहली बार यदि भारत के मानचित्र को देखते हैं तो आप हो सकता है कि यदि इस चीज़ को न बताया गया हो तो आप लोग समझ ही ना पाते हैं कि आखिर उत्तर किधर है, दक्षिणी राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, और या फिर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से आते हैं, उत्तरी राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोग को इस जो दिशा सूचक है, यानी कि जिसे हम मुख्य रूप से जो दिग सूचक कहते हैं, इसके माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है और हमें जान जाते हैं कि भारत के यदि आप इस मध्य से यदि आप इधर बढ़ेंगे, यानी कि यदि मैं बात करूँ दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो ये पूरब पड़ेगा, ये पूर्वी राज्य यहाँ पे मौजूद है। इस साइड बढ़ेंगे जो राजस्थान या फिर गुजरात का जो क्षेत्र है, यह सभी के सभी पश्चिमी भारत के हिस्से हैं। ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे तो उत्तर पड़ेगा और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण पड़ेगा। और सामान्य तौर पे यदि आप किसी ग्लोब की बात करें, और जैसा कि हमने पढ़ाया भी था पिछले अध्याय में कि हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे भारत की स्थिति, यदि आप किसी जो हमारा ग्लोब होता है उस पर जो भारत की स्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध पे किस प्रकार से स्थित है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप भारत के ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि ग्लोब के ऊपर की ओर बढ़ेंगे भारत की स्थिति में, तो आप उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे और नीचे आएंगे तो आप दक्षिण की ओर आएंगे नीचे, और दक्षिण की ओर आते आते एक स्थान पड़ेगा जहाँ पे आप लोग का विषुवत रेखा पड़ेगा। उसके बाद यदि आप और नीचे चले जाएंगे तो मकर रेखा आएगा, जो कि दक्षिण का जो मुख्य एक अक्षांश है वह रेखा आप लोग को मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरह से हमें दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, और इसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पे 4 दिशा और बताया गया है जो कि बताया नहीं गया है। यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 जो होते हैं हमारे, वह प्रधान दिग बिंदु होते हैं जो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होते हैं, और इन सभी चारों दिशाओं के बीच बीच में एक दिशा मौजूद होता है जिसे हम सामान्य तौर पर कोना कहते हैं, या फिर कोण जो दिशा होता है उसे हम कहते हैं। यदि हम बात करें उत्तर पूरब के बीचों बीच की यदि बात करें तो इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं। इस क्षेत्र को जब हम देखेंगे तो यह दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस क्षेत्र को यदि हम देखेंगे, इस क्षेत्र को, तो वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की ओर देखेंगे तो हम उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4 जो है दिशाएं हैं और ज्ञात कर सकते हैं और मानचित्र को हम सही ढंग से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस घटक में दिशा का होना भी आवश्यक है किसी मानचित्र के लिए। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह है प्रतीक। मानचित्र में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई रहती हैं। मानचित्र में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मान लीजिए किसी राज्य की सीमा या फिर किसी राष्ट्र की सीमा दी हुई रहती है, या फिर
सामान्य तौर पे बहुत सारे जो मानचित्र हैं, किसी में वर्षा को दर्शाना है, किसी में स्कूल को दर्शाना है, किसी में सरकारी कार्यालयों को दर्शाना है, या फिर रेलवे स्टेशन को दर्शाना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें दर्शानी पड़ती हैं मैप में। तो उन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रतीक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रतीक होते हैं वह छोटे छोटे प्रतीक होते हैं, यानी कि यह पूरा का पूरा ढांचा नहीं बनाया जाता है। यदि आप इस भारत के नक्शे पे ही यदि आप किसी भी बिल्डिंग को बनाना चाहें कि ताजमहल कहाँ है या क्या है, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्येक मैप में उस प्रतीक के बारे में जानकारी भी दिया रहता है। जैसे इस मानचित्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए संदर्भ में ये सारी चीज़ें जो भी प्रतीक है इसमें, जो जिन चीज़ों को जिन लाइनों को खींचा गया है, उन लाइनों को देखकर, उस प्रतीक को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें इस चीज़ का मतलब क्या हुआ। तो प्रत्येक मानचित्र में यदि आप एक मानचित्र बनाते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड मानचित्र बनाते हैं तो उसमें इन प्रतीकों का होना आवश्यक है। नीचे आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये जो रेखा है या फिर यह इस प्रकार का जो भी बिंदु बनाया गया है, जो त्रिभुज बिंदु है या फिर गोलाकार बिंदु है या फिर जो लंब बनाया गया है या फिर किसी प्रकार की कोई आकृति बनाई गई है, वह किस चीज़ को प्रदर्शित करती है मैप में विभिन्न स्थानों पर। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो इन प्रतीकों का होना भी आवश्यक है। अब देखिए, अब संपूर्ण विश्व आप घूमते हैं और वहाँ पे बहुत स्थानों पे मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप भारत में हैं, भारत का मानचित्र देख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रतीक बताया गया है कि ऐसे जो लाइनें खींची गई हैं और बीच में बिंदु है, फिर लाइन है, फिर बिंदु है, ये जो दर्शाता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदी में दिया हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप विभिन्न विश्व में चले जाएं जहाँ पे हो सकता है कि उर्दू या फिर फारसी या फिर अन्य भाषा में कुछ लिखा हुआ है, प्रतीकों को बताया गया है कि ये क्या प्रतीक है, तो आपको समझने में मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व में मानचित्र में एक रूपता लाने के लिए कुछ रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। यदि आप उस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं कि मानचित्र में क्या दिया हुआ है या फिर आपको किसी विशेष स्थान पर जाना है, तो यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रूढ़ प्रतीकों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी कि मैप में यदि इस प्रकार के चिन्ह उसमें आप दिखाई दे रहे हैं, उस चीज़ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मौजूद होगी। जैसे कि आपको किसी रेलवे लाइन या फिर किसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, तो रेलवे स्टेशन का जो ये है चित्र है। अब इसमें यदि मैप में इस तरह का चित्र यदि कहीं बनाया गया है, आप रेलवे स्टेशन को नहीं जानते कि फारसी में क्या कहा जाता है या फिर क्या लिखा हुआ है, तो आप इस चित्र को देखकर, इस प्रतीक को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है। और इस दिशा के मदद से आप यह जान सकते हैं कि आपको किस स्थान पे जाना है, और आप इस पैमाने के माध्यम से आप यह जान सकते हैं, दूरी का जो पैमाना होता है उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कितना किलोमीटर आपको चलना होगा। तो इस प्रकार से मैप का अध्ययन कर सकते हैं आप किसी स्थान पे। तो रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है पूरे विश्व में कि एक रूपता लाने के लिए, कि प्रतीकों में एक रूपता रहे, ताकि प्रत्येक विश्व में इस तरह की यदि चिन्ह कहीं भी अंकित हो किसी भी मानचित्र पे, तो लोगों को समझने में आसानी हो सके। यदि हम रेलवे लाइंस की बात करें तो रेलवे लाइंस की यदि यहाँ पे जो मोटी लाइन खींची गई है, इस प्रकार के यदि लाइन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का कहीं प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है, तो एक जो रेलवे होती है जो कि बड़ी लाइन होती है, बड़ी लाइन का यह प्रतीक है। यानी कि यदि इस प्रकार का कहीं प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बड़ी लाइन, यानी कि जो रेलवे लाइन, जो बड़ी रेलवे लाइन होती है जिसमें जो चौड़ाई, जो बीच की चौड़ाई होती है वो काफ़ी अधिक होती है, दूरी काफ़ी अधिक होती है दोनों पटरियों के बीच की, इस प्रकार की लाइन जा रही है। मीटर लाइन में जो होता है, जो छोटी लाइन सामान्य तौर पे जो कहते हैं, जिसे मीटर लाइन भी जिसे हम कहते हैं, रेलवे लाइन कहते हैं, उसके लिए इस प्रकार के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन को दर्शाने के लिए इस प्रकार के प्रतीक का इस्तेमाल होता है मैप में। सड़कों की बात करें तो यदि बिना किसी गैप के बीच में दो रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे जो सड़क है वह पक्का सड़क है, यानी कि पक्की सड़क है।
और यदि इस प्रकार का गैप के साथ लाइनें खींची गई हैं तो आप लोग को समझ जाना है कि यह जो प्रतीक है वह कच्ची सड़क की है, और यह इस प्रकार के जो लाइन दोनों खींचे रहते हैं वह पक्की सड़कों को दर्शाता है। सीमाओं के बारे में यदि बात करें, यदि आप इसी में देख लें तो इसमें अलग अलग सीमाएं दर्शाई गई हैं, यानी कि एक सीमा तो भारत और दूसरे देशों के बीच जो सीमा खींची गई है उसे दर्शाई गई है, और कुछ सीमाएं हैं जो भारत के ही अंदर के प्रदेशों को बांटने का काम करती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच या फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच जो रेखाएं खींची गई हैं, इस प्रकार की सीमा रेखा भी है। या फिर जब आप और थोड़ा सा विस्तृत मानचित्र लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन राज्यों में जो ज़िले हैं उनके लिए भी रेखाएँ खींची गई हैं, और इस प्रकार की रेखाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो जो रेखा है वह किस प्रकार का विभाजन करती है, वह किस प्रकार का विभाजन हुआ है। यदि यहाँ पे आप थोड़ा सा मोटी लाइन और बिंदु देखेंगे, थोड़ा सा मोटा ये आप लोग को दिखाई देगा, इस प्रकार का यदि मानचित्र में प्रतीक बना हुआ है किसी मानचित्र में, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चिन्ह होता है यह दर्शाता है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा या फिर भारत और नेपाल के बीच की सीमा, भारत चीन के बीच की सीमा को जो दर्शाया जाएगा वो इन मोटी लाइनों और मोटी बिंदुओं के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा। यदि हम बात करें राज्यों के बारे में, यानी कि राज्यों की जो सीमाएं हैं इन्हें दर्शाने के लिए ये पूरे विश्व में यह काम करती हैं। पूरे विश्व में यदि आप अमेरिका का मैप भी उठा लेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार के जो अमेरिका में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हैं, यानी कि अमेरिका के साथ जो अन्य देशों की सीमाएं जो साझा करता है या फिर उसके जो अपने अंदर के जो स्टेट्स हैं उसे दर्शाने वाले जो प्रतीक होंगे वो भी इसी प्रकार के ही होंगे। तो ये जो राज्यों को जो दर्शाती हैं वो थोड़ा सा पतली रेखाएं होती हैं और छोटे छोटे बिंदु उसमें दर्शाए जाते हैं, जैसे कि इसमें भी मैप में आप देख सकते हैं। और बस ये जो पतली लाइनें यदि खींची हुई हैं तो ये जिलों को दर्शाती हैं कि जिलों का जो बंटवारा किया गया है, जो सीमा रेखा बनाई गई है वह इस प्रतीक से बनाई गई है। अब हम बात करते हैं जल स्रोतों के बारे में। जल स्रोतों के बारे में सामान्य तौर पे यह टेढ़ा सा एक स्रोत मिलता है और हो सकता है कि यह आप लोग को नीले रंग का दिखाई दे, यानी कि इसमें पूरा नीला रंग भरा हो जो कि जल को दर्शाता है। और इस प्रकार का यदि आप स्रोत देख रहे हैं तो इस प्रकार के स्रोत जो होते हैं वह नदी को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जो प्रतीक होते हैं वह नदी को दर्शाते हैं। यदि कोई गोल आप लोग को संरचना कोई प्रतीक दिखाई दे रहा है काले रंग का, तो वह जो होता है वह कुएं को दर्शाता है। और इस प्रकार का कोई प्रतीक है जो ऐसे ऐसे बना हुआ है। और यहाँ पे यदि नीला पानी दर्शाया गया है मानचित्र में विभिन्न स्थानों पे, तो आप समझ सकते हैं कि इन स्थानों पे, इस स्थानों पे कोई जल स्रोत मौजूद है, जैसे कि कोई तालाब या फिर पोखरा वहाँ पे मौजूद है। इस तरह की दो लाइनें खींची हुई हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक जुड़ाव देखने को मिलेगा। इस तरह की जो होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वह नहरों को दर्शाते हैं। नहरों को इस प्रकार का यदि जहाँ जहाँ बनावट आप लोग को मिलेगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ वहाँ नहर गुजरी हुई है। और ये जो प्रतीक है वह पुल को बताती है कि किसी भी जल स्रोत पे यदि पुल का निर्माण हुआ है तो उस स्थान को दर्शाने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का, इस प्रकार के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। यदि हम धार्मिक स्थलों के बारे में बात करें तो धार्मिक स्थलों को दर्शाने के लिए ये जो यहाँ पे इस प्रकार का यदि चित्र बनाया गया है तो ये जो है वह मुख्य रूप से मंदिरों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है कि कहाँ कहाँ मंदिर स्थित है। इस प्रकार का जो होता है वो जो हमारा चर्च होता है, जो कि गिरजाघर होता है, इसे दर्शाने के लिए। और यहाँ पे ये जो तीसरा है, यह मस्जिद को दर्शाने के लिए इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस मैप को हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे थोड़े से और प्रतीक चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ऋण प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं पूरे विश्व में, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सरकारी दफ्तरों को यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। ये जो होते हैं वह पुलिस स्टेशन को दर्शाते हैं। यदि इस तरह के उसमें लिखे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी मैप में पुलिस स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। आवास के बारे में बताएं तो इस तरह की संरचना आप लोग को मिलेगी जहाँ पे यह घरों को दर्शाते हैं, यानी कि कस्बों को दर्शाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार का यदि कोई बना हुआ है तो वह जो है जहाँ पे लाशें दफनाई जाती हैं या फिर जो व्यक्ति मर जाते हैं उन्हें जो दफनाने का स्थान होता है वह इस तरह के प्रतीकों से वहाँ पे बनाए जाते हैं।
पादपों के बारे में बात की जाए, प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए, तो पेड़ों को या फिर जंगलों को दर्शाने के लिए इस तरह के पेड़ के इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह का संरचना रहता है। कोई मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे हरे हरे घास देखने को आप लोग को मिलेंगे, जो इस प्रकार के प्रतीक वहाँ पे बनाए रहते हैं। तो ये आप लोग का जो प्रतीक होगा वह रूढ़ प्रतीक होता है, जो मानचित्र में हर स्थान पे एक ही तरह से इंगित किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर स्थान पे यह होना ही चाहिए। सामान्य तौर पे जो प्रतीक होते हैं वह मैप में कहीं ना कहीं नीचे बता दिए गए रहते हैं कि मैप में इस तरह का प्रतीक क्या दर्शाता है, इस तरह का प्रतीक क्या दर्शाता है। हो सकता है कि आप अपना एक मानचित्र बनाएं और उस मानचित्र में कुछ आप अलग प्रतीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस प्रतीकों के विवरण को नीचे देना आवश्यक है, कहीं पे उस मैप में इंगित करना आवश्यक है कि हम जो त्रिभुज बना रहे हैं वह नदियों को दर्शाएगा, जो गोल बना रहे हैं वह पहाड़ों को दर्शाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें लिख देंगे तो सारी जो प्रतीक हो जाएंगे वह कन्फर्म हो जाएंगे मैप में, और आगे आने वाले लोगों को जो उसका अध्ययन करेंगे आपके चित्र का, आपके मानचित्र का, तो उन्हें वह समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा था यहाँ तक मानचित्र के बारे में जानकारी। अब कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि रेखा चित्र एक होता है, रेखा चित्र के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मानचित्र में देखिए विस्तृत जानकारियाँ होती हैं, वास्तविक जानकारियाँ होती हैं, जिसमें घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सभी के सभी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। वहाँ पर विस्तृत जानकारियाँ आप लोग को देखने को मिलेंगी। लेकिन कई बार हमें रेखा चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और रेखा चित्र जो होता है वो मुख्य रूप से स्मृति पे आधारित होता है। और उदाहरण के तौर पे यदि आप जिस शहर में या फिर जिस कस्बे में आप रहते हैं, उसी कस्बे या फिर उसी शहर में आपका एक दोस्त भी रहता है, और आप पहली बार आप अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहते हैं, जाने वाले हैं, और एक ऐसे रोड से आपको जाना है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि कहाँ से मुड़ना है, किस गली में घूमना है। तो यदि आपका एक जो दोस्त है वह एक बिना किसी घटक के प्रयोग के ही एक बना दे कि देखो दोस्त, ये हमारा स्कूल है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से तुम्हें सीधे आना है, फिर यहाँ से जो इस साइड मुड़ा हुआ है, यहाँ से जो लेफ़्ट मुड़ा हुआ है रास्ता वहाँ मुड़ना है, फिर इस गली में मुड़ना है, फिर दाहिने साइड में मुड़ना है, फिर यहाँ पे जो है वो मेरा घर मिल जाएगा। इस तरह का कोई यदि चित्र बना के देता है जिसमें ख़ास तौर पे दूरी या फिर दिशा फिर प्रतीक का कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इस प्रकार का यदि कोई चित्र यदि तैयार किया जाता है सामान्य तौर पे, तो हम रेखा चित्र बना कह देते हैं कि एक सामान्य तौर पे एक खाका तैयार कर देना, जिसके माध्यम से आप किसी स्थान पे जा सकते हैं जिस स्थान के बारे में आप जानते हैं, और यह रेखा चित्र उसी स्थान का बनाया जाता है जिसके बारे में सामान्य तौर पर लोग जानते हैं, या फिर किसी भी आदमी को देने के लिए या फिर अपने दोस्त को देने के लिए इस तरह का आप रेखा चित्र बना सकते हैं। खाका की बात करें तो जैसा कि हमने जाना कि मानचित्र में बहुत सारे विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। सामान्य तौर पे यदि हम किसी देश के बारे में बात करें, किसी राज्य के बारे में, किसी ज़िले के बारे में, किसी गांव के, किसी कस्बे के बारे में, छोटे से छोटे स्थान के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं, लेकिन कुछ इसके अलावा भी कुछ विशेष जानकारियां होती हैं जो हम मानचित्र के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम प्रदर्शित करते हैं खाके के रूप में, यानी कि खाका तैयार करते हैं। सामान्य तौर पे यदि आप बिल्डिंग बनवाने वाले हैं, अपने लिए एक घर तैयार करवाने वाले हैं, तो यदि आप एक नक्शा पास करवा रहे हैं, आप बना रहे हैं कि मेरा ये वाला रूम इतना बड़ा रहेगा, इसके बगल में इतना छोटा हमारा बाथरूम रहेगा, यहीं से अटैच ही यहाँ पे जो टॉयलेट होगा हमारा बनेगा, इसके बाहर हमारा जो होगा वह डाइनिंग टेबल के लिए हॉल रहेगा, यहाँ पे दरवाज़ा रहेगा, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल हमारा रखा जाएगा। इस दीवार से इस दीवार की जो दूरी रहेगी वह 10 फीट की रहेगी, ये जो रहेगा 8 फीट का रहेगा। इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम खाका कहते हैं। यानी कि बहुत छोटे स्थान को किसी सामान्य तौर पे यदि बात किया जाए तो किसी ऐसे भौतिक वस्तु की जो कि जैसे कि मकान हो गया, फिर ऐसे ही कोई चीज़ हो गई, उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो एक खाका बनाना पड़ता है। यानी कि यदि मैं बताऊं कि पूछूं कि इसकी जो छत की जो लगेगी, जो छत यहाँ पे लगेगा उस दीवार कितनी ऊंची रहेगी, या फिर इसका जो यहाँ पे जंगला बनेगा वो कितना होना चाहिए, इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं वो खाके के माध्यम से यहाँ पे दर्शाई जाती हैं। सामान्य तौर पे यदि मैं खाका को यदि आप और समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि
हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, वह किसी बिल्डिंग पे, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ नागरिकों को उन्होंने बंधक भी बना लिया है और हमारी जो आर्मी है वह उन्हें बचाने वाली है और आतंकवादियों को खात्मा कराने वाली है। तो सबसे पहला जो जानकारी हमारा जो आर्मी जो इकट्ठा करेगा वो ये करेगा कि उस बिल्डिंग का खाका तैयार करेगा। और खाका तैयार करने का मतलब ये है कि जो जानकार होंगे या फिर कुछ लोगों को गुप्त रूप से भी वहाँ पे भेजा जा सकता है ऑपरेशन से पहले कि आप जाइए और एक प्रकार का खाका तैयार कीजिए कि उस बिल्डिंग में कहाँ पे लैट्रिन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे जो गेस्ट रूम है वो कहाँ पे है, इस तरह की चीज़ें कहाँ पे हैं, कितने दूरियाँ कितनी हैं, यानी कि गेस्ट रूम से यदि हम बात करें हॉल की उसकी दूरी कितनी है। तो इस तरह की जो जानकारी होती है वह कैसे तैयार होती है, वह खाके के माध्यम से ही हमारी आर्मी तैयार करती है। एक पूरे बिल्डिंग का जो एक खाका होता है वह तैयार कर लिया जाता है, फिर वहाँ पे हमला बोला जाता है ताकि ठीक तरह से हमें जानकारी हो सके कि किस प्रकार से हमें कार्यवाही करनी है। यदि हमें जानकारी मिलती है कि जो बंधक हैं वो हॉल में बैठाए गए हैं, जो आतंकवादी हैं वो ऊपर के जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे बैठाए गए हैं जो ऊपर की ओर है, तो आर्मी इस बात को समझ सके कि उन्हें किस दिशा में जाना है, कितनी दूर जाना है, कैसे कैसे होके जाना है। तो इस तरह की जो प्रतीक होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वह खाके के रूप में ही तैयार की जाती हैं। तो ये दोस्तों हमारी जानकारी जो थी वह मानचित्र के बारे में थी, रेखा चित्र खाका के बारे में था। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आ गया या क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।